आज हम देखेंगे इविल डेड सीरीज के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है इविल डेड 2 डेड बाय डॉन। इसे 1987 में रिलीज किया गया था, पहले पार्ट से ठीक 6 साल बाद। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे तो इस फिल्म की कहानी वहीं से शुरू होनी थी जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था, पर इस मूवी की शुरुआत में सैम राइमी डायरेक्टर पार्ट 1 का रिकैप रखना चाहते थे, लेकिन कॉपीराइट के चक्कर में उन्हें फुटेज यूज करने से मना कर दिया गया। तो सैम राइमी ने पार्ट 1 में जो कुछ हुआ था उसे फिर से शूट किया है, यानी कि इस मूवी को हम एक दूसरी टाइमलाइन का हिस्सा भी मान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत मौत की किताब नेक्रोनोमिकॉन को दिखाने से होती है। ये किताब शैतानी आत्माओं को धरती पर लाने का जरिया है। इस किताब को बहुत समय पहले इंसान की खाल से बनाया गया था और इस पर इंसानी खून से लिखा गया है। सन 1300 ईस्वी एडी में ये किताब गायब हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं ऐश और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा को, जो कि जंगल में रोमांटिक वेकेशन मनाने जा रहे थे, जबकि पहले पार्ट में ऐश के साथ कुछ दोस्त भी थे। खैर, ये लोग एक पुराने ब्रिज को पार करके एक केबिन तक जाते हैं। शाम को ऐश यहाँ का पियानो बजाता है, जिस पर लिंडा डांस करती है। हम देखते हैं कि ऐश ऑलरेडी लिंडा को वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला नेकलेस दे चुका है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लोग बिना परमिशन के ही इस केबिन में रात गुजारने आ गए थे, क्योंकि इसका मालिक यहाँ नहीं रहता। कुछ देर में ऐश को यहाँ एक किताब और एक टैप रिकॉर्डर रखा मिलता है, जिसे ऐश प्ले कर देता है। इसमें से प्रोफेसर रेमंड की आवाज आती है, जो बताता है कि कंडार के खंडहरों में जब वो खोजबीन करने गए थे तो वहां उन्हें ये किताब मिली थी। प्रोफेसर के साथ उनकी पत्नी और उनका असिस्टेंट भी था। प्रोफेसर और उनकी पत्नी इस किताब को इसी केबिन में लेकर आ गए थे और इस किताब में लिखी भाषा का ट्रांसलेशन करने लगे। फिर उन्हें पता चला कि इस किताब में कुछ मंत्र लिखे थे, जिन्हें पढ़ने से प्रेत आत्माएं इंसानों को वश में कर लेती है। इसके बाद वो मंत्रों को भी पढ़ने लगते हैं, जिससे हम एक शैतानी आत्मा को जंगल में से इनके केबिन की तरफ आते देखते हैं। और फिर वो आत्मा विंडो तोड़कर लिंडा पर चढ़ जाती है। लिंडा की चीखें सुन जब ऐश कमरे में आता है तो वहां कोई भी नहीं था। अब ऐश जंगल में लिंडा को खोजने के लिए जाता है, जो कि उसे कुछ देर में मिल भी जाती है, लेकिन वो पॉजेस्ट डेडाइट बन चुकी थी। ऐश एक फावड़े शवल से उसकी गर्दन उड़ा देता है। फिर वो उसके शरीर को वहीं पर दफना देता है और उस नेकलेस को अपने पास ही रखता है। जब ऐश को लगता है कि सब ठीक हो गया, तभी एक शैतानी आत्मा जंगल से होती हुई ऐश तक आती है। और दोस्तों, पहला पार्ट ठीक यही खत्म हो गया था। खैर, वो आत्मा उसे उड़ाकर जंगल में ले जाने लगती है। आखिर में ऐश एक पेड़ से टकराकर कीचड़ में जा गिरता है। जब वो उससे बाहर निकलता है तो हम देखते हैं कि उस आत्मा ने ऐश को भी पोजेस कर लिया था। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी की वजह से आत्माएं कमजोर होकर भाग जाती है। ऐश पूरी तरह से नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। जब तक ऐश को होश आता है, शाम हो चुकी थी और वो शैतानी आत्मा ऐश से कहती है कि हमें ज्वाइन कर लो। ऐश अब तुरंत अपनी कार स्टार्ट कर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर ही उसे रुकना पड़ता है, क्योंकि जिस ब्रिज से वो आया था वो टूटकर डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब देखते ही देखते सूरज ढल जाता है और वो शैतानी आत्मा वापस ऐश के पीछे लग जाती है। ऐश तेजी से अपनी कार भगाता है, पर वो एक पेड़ से ठुक जाती है। इसके बाद ऐश पैदल ही भागकर वापस केबिन के पास ही आ जाता है, लेकिन वो आत्मा केबिन के अंदर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। आखिर में उसे चकमा देकर ऐश कहीं छुप जाता है तो वो आत्मा वापस जंगल में लौट जाती है और हम देखते हैं कि ऐश बेसमेंट यानी सेलर में छुप गया था। जब वो बाहर निकलता है तो केबिन में अपने आप ही पियानो बज रहा था। ये सब म्यूजिक सुन ऐश को लिंडा की याद आने लगती है, पर लिंडा भी कुछ कम नहीं थी और वो अपनी कब्र से निकलकर नाचना शुरू कर देती है। वो ऐश को भी अपने साथ नाचने बुलाती है, तो ऐश को पता चलता है कि वो तो बस सपना देख रहा था, या शायद नहीं, क्योंकि अगले ही पल उसकी गोद में लिंडा का सिर आकर गिरता है, जो कि ऐश के हाथ पर काट लेता है। ऐश अब उसकी गर्दन को हर जगह पटकता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। तो आखिर में ऐश वर्कशेड जाकर लिंडा के सिर को एक मशीन वाइस में फंसा देता है। ऐश उसके सिर को काटने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि लिंडा की बाकी बॉडी चेनसॉ लेकर अंदर आ जाती है, लेकिन ऐश उस चेनसॉ को उस बॉडी पर ही गिरा देता है, जिससे कुछ देर नाचने के बाद वो नीचे गिर जाती है। ऐश वो चेनसॉ वापस छीन लेता है और फिर लिंडा का सिर काटने आता है, लेकिन ये डेडाइट्स बहुत ही कमीने होते हैं और लिंडा का सिर वापस नॉर्मल होकर उससे रहम की भीख मांगने लगता है। लेकिन जब वो वापस पोजेस होता है तो ऐश चेनसॉ से उस सिर के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे डेडाइट लिंडा खत्म हो जाती है। अब ऐश वापस केबिन में आकर चैन की सांस लेता है और चेनसॉ को पटक कर एक शॉटगन उठा लेता है। साथ ही इन सबसे ऐश का दिमाग खराब हो रहा था और ये डेडाइट्स भी उसे मेंटली ब्रेक करना चाहते थे ताकि उसे पोजेस करना आसान हो जाए। ऐश आईने में जब खुद को देखता है तो आईने के अंदर से दूसरा ऐश बाहर निकल आता है और वो असली ऐश का गला दबाने लगता है, लेकिन असल में ऐश खुद ही खुद का गला दबा रहा था, क्योंकि जिस हाथ पर लिंडा के सिर ने काटा था
वो पोजेस हो गया है और वो ऐश पर ही हमला कर देता है। इन सबके बीच हम प्रोफेसर की बेटी एनी और उसके बॉयफ्रेंड एड को देखते हैं। एनी उस किताब के कुछ मिसिंग पेजों को खोज कर लाई थी और अब दोनों इस केबिन की तरफ जाने लगते हैं, एनी के फादर से मिलने और इन पेजों का ट्रांसलेशन करने के लिए। लेकिन रास्ते में उन्हें पता चलता है कि केबिन तक जाने वाला ब्रिज टूट गया था। यहाँ उन्हें एक आदमी जैक और उसकी गर्लफ्रेंड बॉबी भी मिलते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि केबिन तक जाने का एक पैदल रास्ता भी है, लेकिन उसके लिए $100 देने होंगे। इसके लिए एनी मान जाती है, लेकिन जैक को उसका सामान उठाकर चलना होगा। जैक को लगता है कि उसके पास सिर्फ लेडीज बैग होगा, तो वो इस डील के लिए मान जाता है, पर बाद में उसे एक भारी सा संदूक उठाकर चलना पड़ता है। इधर ऐश अपना हाथ धोने किचन में जाता है, तो वो हाथ वहां पड़ी सभी प्लेट्स को ऐश के सर पे मारने लगता है, और ये सारे स्टंट्स ब्रूस कैंपबेल ने खुद किए थे। खैर, मिस्टर हैंड ऐश की बढ़िया से धुलाई कर उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद उसे एक बड़ा सा चाकू दिखाई देता है, तो वो खिसकते हुए उसकी ओर जाने लगता है, लेकिन हाथ के पहुंचने से पहले ऐश उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है। फिर वो पास में पड़ी चेंसो उठाता है और उससे अपने हाथ को काट कर अलग कर देता है। अब काटने के बाद भी मिस्टर हैंड पोजेस था। ऐश उस पर बाल्टी रखकर उसे कैद कर देता है और उस पर भारी किताबें रख देता है, लेकिन मिस्टर हैंड आराम से उसमें से भाग जाता है और किसी चूहे की तरह बिल में जा छुपता है, पर वहां रखे चूहेदान में अपना पैर या उंगली दे देता है। और जब ऐश को लगता है कि हैंड मर गया, तब उन छेदों में से खून का सैलाब आ जाता है और ये खून कुछ देर में काला होकर रुक जाता है। अब थका हुआ ऐश एक कुर्सी पर बैठने जाता है, तो वो टूट जाती है और ये देखकर दीवार पर टंगा एक हिरण का सर जोर जोर से हंसने लगता है। इतना ही नहीं, केबिन में रखा सारा सामान जैसे लैंप, बुक्स ऐश पर हंसना शुरू कर देते हैं। अब ऐश पूरा पागल होकर खुद भी इनके साथ हंसने लगता है, बल्कि नाचना भी शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही उसे दरवाजे पर कुछ आवाज आती है, ऐश तुरंत ही उस तरफ शूट कर देता है, जिससे केबिन की चीजें वापस नॉर्मल हो जाती है। अब असल में दरवाजे पर एनी और बाकी लोग थे और ऐश की चलाई गोली बॉबी को छूकर निकल गई थी। ऐश को कोई पागल समझकर जैक और एड उसे पकड़ लेते हैं। एनी अब अपने मॉम डैड को आवाजें लगाने लगती है, पर जब वो खून से सनी चेंसो देखती है तो उसे लगता है कि ऐश ने उसके पेरेंट्स को मार दिया होगा। वो ऐश पर बहुत चिल्लाती है और सेफ्टी के लिए ये लोग ऐश को बेसमेंट में पटक देते हैं। बेसमेंट में एनी को एक टैप मिलता है, जिसमें उसका फादर बताता है कि उन मंत्रों को पढ़ने की वजह से उसकी पत्नी हेनरिटा पोजेस हो गई थी। किताब में लिखा था कि डेडाइट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पड़ते हैं। प्रोफेसर अपनी पत्नी के टुकड़े नहीं कर पाया था और उसने ऐसे ही अपनी पत्नी को बेसमेंट में दफना दिया। अब ये सुनकर ऐश की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह भी बेसमेंट में ही था और बिना कोई देरी के हेनरिटा कब्र से निकल आती है। उसे बहुत भूख लगी थी, तो वो ऐश को खाने उसकी ओर आती है, पर इन टाइम सही समय पर बाकी लोग ऐश को सेलर से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन हेनरिटा बाकी लोगों पर भी हमला कर देती है। फिर जब ऐश सेलर का दरवाजा बंद करता है, तो हेनरिटा की गर्दन फंसने की वजह से उसकी एक आंख निकल जाती है, जो कि सीधा उड़ते हुए बॉबी के मुंह में जाकर गिरती है। इसके बाद ये दोनों मिलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। ऐश इन्हें सारी बातें बताता है और ये भी कि जंगल में इन्हें ज्यादा खतरा है, तो सुबह होने तक वो बाहर नहीं जा सकते। अब इसके बाद हेनरिटा अपने नॉर्मल रूप में आकर एक लोरी गाने लगती है, जो कि एनी बचपन में सुना करती थी। एनी इमोशनल होकर उसके पास जाने लगती है, पर ऐश उसे रोक लेता है और इसके बाद शैतानी आत्मा एड को भी पोजेस कर लेती है। एड उड़ते हुए इन्हें बहुत धमकी देता है और फिर बॉबी पर हमला कर उसके बाल खाने लगता है। अब ऐश एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उससे एड के टुकड़े टुकड़े कर देता है। एड का खून यहाँ हरा ग्रीन दिखाया गया है, क्योंकि फिल्म मेकर्स नहीं चाहते थे कि पार्ट 1 की तरह इस मूवी को ज्यादा एडल्ट रेटिंग मिले, ताकि सेंसर बोर्ड से बच सके। अब इसके बाद केबिन में हर तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिससे ये चारों बहुत डर जाते हैं। जब ये दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वहां इन्हें एनी के फादर की आत्मा दिखाई देती है, जो इन्हें बताती है कि इन सबसे छुटकारा पाने के लिए उसे उन मिसिंग पेजों को पढ़ना होगा। फिर ये आत्मा गायब हो जाती है। फिर बॉबी कहती है कि जैक ने उसका हाथ कुछ ज्यादा ही तेज पकड़ा है, पर जैक ने तो उसका हाथ पकड़ा ही नहीं था। असल में मिस्टर हैंड ने बॉबी का हाथ पकड़ रखा था और ये देखकर बॉबी इतना डर जाती है कि वो सीधा जंगल में भागने लगती है। लेकिन यहाँ वो देखती है कि पेड़ भी पोजेस होकर जिंदा हो गए थे और ढेर सारी बेलें वाइन्स बॉबी को पकड़ लेती हैं। फिर ये बेलें बॉबी को पूरे जंगल में घसीटती हैं और आखिर में पेड़ से टकराने से उसकी मौत हो जाती है। इधर जैक को बॉबी की चिंता हो रही थी, पर ऐश उसे बताता है कि अगर वो जंगल में भागी है तो उसे भूल जाओ, वो मर चुकी होगी। फिर ये लोग उन मिसिंग पेजों को देखने लगते हैं, जिनमें इन्हें एक ब्लू शर्ट पहने आदमी की फोटो दिखाई देती है, जिसके एक हाथ में चेंसो थी। 1300 ईस्वी में इस आदमी को आसमान से गिरा फरिश्ता कहते थे। ये फोटो याद रखना। खैर, आखिर में इन्हें 2 तरह के मंत्र मिलते हैं। पहले मंत्र को पढ़ने से शैतानी आत्माएं एक इंसानी मांस का रूप लेकर इनके सामने आ जाएंगी और दूसरा मंत्र पढ़ने से स्पेस और टाइम में एक पोर्टल खुलता है
जो कि शैतान को अपने अंदर खींच लेगा। अब जैक को ये सब समझ नहीं आता। वो इनके ऊपर शॉटगन तान कर कहता है कि वो सब जंगल में चलकर बॉबी को ढूंढे और वो एनी से पेज छुड़ाकर उन्हें सेलर के अंदर फेंक देता है। अब कोई और रास्ता न होने पर ये जैक के साथ केबिन से बाहर आ जाते हैं, जहां जैक बॉबी को पुकारने लगता है। अब बॉबी तो नहीं, लेकिन शैतानी आत्मा जरूर आ जाती है और एक बार फिर से ऐश को पोजेस कर लेती है, जो कि जैक को उठाकर दूर फेंक देता है। एनी भागकर केबिन में आती है और पोजेस्ड ऐश, इविल ऐश, उसे भी कहता है कि हमको ज्वाइन कर लो। एनी दरवाजा बंद कर देती है और वो कंदरियन डैगर उठाकर दूसरे कमरे में छुप जाती है। जब उसे लगता है कि कोई दरवाजा खोलकर अंदर आने वाला है, तो वो बिना देखे उसमें डैगर घुसा देती है। लेकिन ये तो बेचारा जैक था। वो डैगर को जैक में से निकालती है और फिर उसे घसीटकर एक सेफ जगह छोड़ देती है। लेकिन तभी सेलर में से हेनरिक्टा निकलती है और जैक को सेलर के अंदर खींचकर खा जाती है। इसके बाद पोजेस्ड ऐश यहाँ आकर एनी को उठाकर पटक देता है, पर इसके बाद ही उसे लिंडा का नेकलेस मिल जाता है, जिसे देखकर ऐश का वापस खुद पर काबू होने लगता है और वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अब दिक्कत यह थी कि वो पेज बेसमेंट में थे, जिसमें हेनरिक्टा भी है। अब ये दोनों वर्कशेड में जाते हैं और चेंसो को थोड़ा मॉडिफाई करके ऐश के कटे हुए हाथ से जोड़ देते हैं, जो कि ऐश का आइकॉनिक लुक है। अब इस चेंसो हैंड और शॉटगन को लेकर ऐश उस बेसमेंट के अंदर जाता है, जहां हम फ्रेडी क्रूगर का ग्लव लटके हुए देख सकते हैं। खैर, ऐश पूरे बेसमेंट में से उन पन्नों को इकट्ठा कर लेता है, लेकिन हेनरिक्टा का कोई पता नहीं था। हाँ, उसे जैक का कंकाल जरूर मिलता है। वो सारे पेज ऊपर एनी को पकड़ा देता है, लेकिन जब वो खुद ऊपर जाने लगता है तो हेनरिक्टा उसकी टांगे पकड़ लेती है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर एनी पहला मंत्र पढ़ देती है, जिससे शैतानी आत्मा इनके सामने आ जाए, पर तभी हेनरिक्टा सेलर से बाहर निकालकर एनी पर भी हमला कर देती है और उसके बाल पकड़कर उड़ने लगती है। लेकिन फिर ऐश भी बाहर आ जाता है और हेनरिक्टा की धुलाई कर देता है। इसके बाद हेनरिक्टा की गर्दन जिराफ की तरह लंबी हो जाती है और वो ऐश पर भारी पड़ने लगती है। लेकिन फिर एनी अपने बचपन का वही गाना गाकर हेनरिक्टा को डिस्ट्रैक्ट कर देती है और मौका देखकर ऐश उसका हाथ और गर्दन काट देता है। उसकी गर्दन अब भी बोल रही थी, जिसे ऐश शॉटगन से ब्लास्ट कर देता है। लेकिन तभी जंगल के पेड़ भी इस केबिन पर अटैक करने लगते हैं और वो चारों तरफ से केबिन को तोड़ रहे थे। अब इन्होंने जो पहला मंत्र पढ़ा था, उसके कारण वो शैतान इनके दरवाजे पर आ जाता है। अब एनी दूसरा मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे ये शैतान पोर्टल में समा जाएगा। लेकिन अचानक ही कोई उसकी पीठ में डैगर घुसा देता है। ये काम और किसी का नहीं बल्कि मिस्टर हैंड का था। वही इधर वो शैतान ऐश को पकड़कर उसे खाने लगता है, लेकिन एनी मरते मरते भी उस मंत्र को पूरा पढ़ देती है, जिससे आसमान में पोर्टल खुल जाता है, जो कि सबसे पहले तो ऐश की गाड़ी को और फिर उस शैतान को भी अपने अंदर खींच लेता है। ऐसा लगता है कि एनी की मौत हो गई थी, लेकिन वो पोर्टल अब इन चीजों को अपने अंदर खींचे जा रहा था, क्योंकि उसे बंद करने का राज भी एनी के साथ चला गया। आखिर में ये पोर्टल ऐश को भी अपने अंदर खींच लेता है और फिर हम ऐश और उसकी गाड़ी को एक रेतीली जगह पर गिरते देखते हैं। इसके बाद कुछ आर्मर कवच पहने सिपाही ऐश को घेर लेते हैं। असल में ऐश समय में पीछे आ गया था और ये टाइम 1300 ईस्वी का है। इन सभी को लगता है कि ऐश भी कोई शैतान या डेडाइट है, तो वो उसे मारने लगते हैं। लेकिन तभी सच में एक उड़ता हुआ डेडाइट यहाँ आ जाता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन ऐश अपनी शॉटगन निकालकर उस डेडाइट का सर उड़ा देता है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं और एक सिपाही मास्क हटाकर बोलता है कि ये आसमान से आया फरिश्ता है जो उन्हें शैतानों से मुक्ति दिलाएगा। और इसी के साथ ये सभी ऐश की जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, ये सिपाही के रोल में सैम रैमी का कैमियो था। खैर, ऐश की जय जयकार के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है और आप समझ गए होंगे कि वो पेज में जो फोटो था वो ऐश का ही था। तो दोस्तों, मुझे तो ये पार्ट 2 पहले पार्ट से भी ज्यादा अच्छा लगा है। आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब ऐश पुराने जमाने में जाकर फंस गया है। अब उसके साथ क्या होगा ये तो इविल डेड के पार्ट 3 में ही पता चलेगा।